दोस्तों, एक महज 17 साल का लड़का अपनी माँ को बार बार आवाज लगा रहा था। पहले धीरे से आवाज लगाई, फिर जोर से, और तीसरी बार जब अपनी माँ को आवाज लगाता है तो बहुत जोर से चीख कर चिल्ला कर आवाज लगाता है। पहली बार में तो माँ समझ नहीं पा रही थी, दूसरी बार में उसकी जो ध्यान थी वह टूटता है, और तीसरी बार में वह दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ जाती है। और जैसे ही घर की दहलीज को पार करती है तो उसकी आंचल में आकर उसके बेटे का सर गिर जाता है। बस इतना था, अपने ही बेटे का सर फुटबॉल की तरह जब आंचल में आकर गिरता है तो उसकी चीख निकल जाती है। चीख पुकार की आवाज पूरी गांव में फैल जाती है, ना केवल गांव में बल्कि आसपास के लोगों तक फैल जाती है। माँ रो रही थी, बिलख रही थी। वह 5 बहनों का इकलौता भाई होता है। बहनें भी आ जाती हैं, वह भी रोती हैं, बिलखती हैं, और किसी ने इस फोटो को खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये खबर टीवी और अखबारों में, सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो गई। उसके बाद तो पूरे देश भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है। एक तरफ देश तो दीपावली का पर्व मना रहा था, दूसरी तरफ इस फोटो को लेकर चर्चा चल रही थी। आखिरकार शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ता है, और शासन कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सकेगा कातिलों को सलाखों तक पहुंचाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष ने भी कई तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, कई तरह की गलतियां सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सरकार इसमें कुछ कर भी पाएगी तो क्या उस 17 साल के बेटे को वापस लेकर आ पाएगी? क्या उन 5 बहनों के अकेले भाई को क्या वापस कर पाएगी? जब कत्ल की वजह लोगों के सामने आती है तो लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी वजह कत्ल की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है। आज की घटना कई लोगों को भी सोचने पर वाकई मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पहली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जौनपुर, और जौनपुर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कबीरुद्दीनपुर। बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास की। रामजीत यादव का एक बेटा होता है इकलौता, जिसका नाम अनुराग यादव होता है उर्फ छोटू यादव, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है। घर के बाहर वह खड़ा होकर ब्रश कर रहा था। अक्सर गांव में या तो लोग दातून करते हैं, या फिर नीम की टहनियों को तोड़कर, या फिर भटवासी के टहनियों को तोड़कर, या कोलगेट वगैरह से ब्रश करते रहते हैं। अनुराग घर के बाहर खड़ा होकर करीबन 8 बजे के आसपास अपने घर के बाहर खड़ा था। 5 बहनों का इकलौता वह भाई होता है। 17 साल उसकी उम्र होती है। घर से रोज की तरह वह ऐसे ही खड़ा हुआ था। अपनी माँ को आवाज लगाई, उसने पहली बार माँ कहकर बुलाई, दूसरी बार भी आवाज लगाई, तीसरी बार जो आवाज थी वह इतनी तेज आवाज थी, ना केवल माँ तक पहुंची बल्कि आसपास के जितने भी लोग थे उनके कानों तक पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आवाज बार बार गूंज रही है। अनुराग के माँ का नाम आशा देवी होता है। वह घर से निकलती हैं दौड़ते हुए, अपनी दहलीज को जैसे ही पार करती हैं तो सामने से बेटा दिखाई देता है, लेकिन बेटे की जो गर्दन होती है वह एकदम धड़ से अलग होकर माँ की आंचल में आकर गिर जाता है। माँ बहुत जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है, कहती है मेरे बेटे को मार दिया। वह जो भी कह सकती थी उस बीच में वह कह रही थी। अब वह समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार 3-4 लोग होते हैं। गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लालता यादव होता है, उसका एक बेटा होता है रमेश यादव, साथ ही एक और लड़का होता है सूरज यादव। करीब 5-7 लोग। इन सभी के हाथों में, किसी के हाथ में हंसिया, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में कुछ और भी धारदार हथियार होती है। इस तरह से हथियार लेकर वह उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। वह लड़का इधर से उधर भाग रहा था, दौड़ता रहता है, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिश कर रहा था। इस बीच में वह लगातार आवाज भी लगा रहा था। आसपास के लोग भी जग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है। लड़का जैसे ही तीसरी आवाज में रुकता है, शांत होता है, पीछे से एक तलवार आती है। तलवार को इतनी ताकत से मारा गया था कि एक ही बार में तलवार से धड़ और सर दोनों अलग हो जाते हैं। माँ जब देखती है, माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और बहनें भी आ जाती है।
उसके बाद फिर पूरा गांव इस घटना को लेकर सड़कों पर उतर आता है। न केवल पूरा गांव उतरता है, सोशल मीडिया पर यह खबर कुछ ही देर में बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। दरअसल डीएम डॉक्टर दिनेश चंद और साथ ही एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा, सीओ गौरा, बादशाहपुर के तमाम आला अधिकारी मौके पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर सैकड़ों पुलिस वाले आ जाते हैं। एक दिन पहले इस गांव के अंदर दरअसल 29 अक्टूबर 2024 को यह लड़का, जिसका नाम अनुराग यादव होता है, वह अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े की साफ सफाई कर रहा था। और जैसे ही इस जमीन पर घास छिल रहा था, उससे पूछा जाता है कि तुम यह सब क्या कर रहे हो। वह कहता है कि अगले दिन दीपावली का त्योहार है, साफ सफाई करना अच्छी बात है, इसलिए साफ सफाई कर रहा हूं। इसी बीच में एक पड़ोसी है, थोड़े से फासले में रहा करते हैं, लालता यादव, उसके परिवार के कई लोग मौके पर आ जाते हैं और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उससे तमाम तरह की गंदी बातें करते हैं, गाली देने लगते हैं, उससे कहते हैं तुम यहां से चले जाओ। जब लगातार उस लड़के को, जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है, उसको लगातार धमकाया जा रहा था, टार्चर किया जा रहा था, तब गांव के आसपास के लोग आते हैं, समझाते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, अगले दिन वैसे भी त्योहार है और त्योहार पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अनुराग को समझाया जाता है, अनुराग जाकर अपने घर चला जाता है, लेकिन वह इतना नहीं बताता है कि इस तरह से झगड़ा फसाद भी हुआ है। वह नहीं जान रहा था कि आखिरकार आगे कुछ हो भी सकता है। वह रात तो कट जाती है, लेकिन लालता यादव को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ बहुत बड़ी कोई वारदात हो गई हो। उन्होंने एक प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद लालता, उसके परिवार के जो भी कुछ लोग थे, हाथों में हंसिया और तलवार लेकर सीधे उसके घर चले जाते हैं और उस बालक की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर देते हैं। जब हत्या करते हैं तो मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। हर कोई इस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 1995 में। रामजीत यादव और उसके 50 मीटर दूर एक लालता यादव के नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि एक दबंग प्रवृत्ति का आदमी होता है। रामजीत यादव की 5 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है और 1995 में ग्राम समाज की भूमि को लेकर अक्सर इनमें विवाद चल रहा था। विवाद कुछ इस तरह से था, लगभग 1 से 1.5 बिस्वा या 2 बिस्वा जमीन रही होगी, इतना जितना कि एक दुकान होती है। यह दुकान से थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं थी। इस छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों में कई सालों से लगातार विवाद चल रहा था। बातचीत बन नहीं पा रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं। सदस्य बैठने के बाद यह तय कर लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, तुम इस जमीन पर आज से अपनी दीवार वगैरह बना लो, और ताकि झगड़ा बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन गांव के लोगों ने इस झगड़े को खत्म कराने की तमाम कोशिश की, उसके बावजूद भी दबंगी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है लालता प्रसाद यादव, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने हद तो तब कर दी, उसने कहा कि मैं इस जमीन पर अपना घर बनाऊंगा, चाहे भले ही मामला कुछ भी हो जाए। और हद तो तब हो जाती है जब एक ही साल के अंदर लगभग 17 मुकदमे रामजीत यादव के परिवार पर लगा दिए जाते हैं। और इस घटना के होने के लगभग 10 दिन पहले 18वां मुकदमा लिखा गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। अब चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन रामजीत के परिवार को लगातार किसी न किसी मुकदमे में उलझाया जा रहा था। एक परिवार गरीब होता है, एक परिवार दबंग होता है। एक दबंग परिवार में एक दरोगा भी बताया जाता है, और दरोगा जैसा कह रहा था, पुलिस को अपने इशारे पर कुछ ऐसे ही नचा रहा था। अब यह परिवार जो रामजीत का होता है, अनुराग यादव का परिवार होता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति तो इस वक्त छीड़ हो जाती है। करे तो क्या करे, क्योंकि लगातार उन पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। और इसके बावजूद भी वह जो दरोगा होता है, पुलिस को अपनी उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। यह वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख को जिस तरह से अनुराग यादव की गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है, पूरे देश भर में इस बात को लेकर बवाल मच जाता है। उसके बाद फिर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस भी आती है, और पुलिस आती है उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, तमाम तबीज भी दे रही थी। इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि जंगल राज है, दूसरी तरफ वह सरकार पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देंगे।
दरअसल अनुराग यादव की एक बहन का सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वह बार बार कह रही थी कि कितनी बार थाने चौकी के चक्कर लगाते हैं, कितनी बार एप्लीकेशन दी जाती है, कितनी बार कानून को, कितनी बार लेखपाल को पत्र लिखा जाता है, कहा जाता है कि आप हमारे घर आइए। एक बार आने के बाद इस छोटी सी जमीन के टुकड़े, चाहे वह 1.5 बिस्वा हो या 2 बिस्वा हो, इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी वह दबंग किस्म का था। साथ ही उसके परिवार में एक दरोगा था जो पुलिस को अपनी इशारों पर, उंगलियों पर नचा रहा था। वह बार बार परिवार को कमजोर कर रहा था, लेकिन किसी ने भी इधर उस परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा, इस गांव में आकर नहीं देखा। जबकि इस हत्याकांड के बाद डीएम हो, एसएसपी हो, मंत्री हो या फिर तमाम नेता हो, वहां पर पहुंच जाते हैं, तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच जाते हैं और यह मामला पूरे देश भर में चर्चित हो जाता है। जिस दिन दीपावली मनाई जा रही थी उस दिन इस घटना को लेकर घर घर में चर्चा हो रही थी कि एक 17 साल का लड़का जिसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है, छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर बहन साफ साफ कहती है मीडिया में आकर, या तो सरकार इस मामले में बदला ले, इन आरोपियों को कम से कम समय में इनका इनकाउंटर करे, इन्हें सजा दिलाए, खून का बदला खून से, नहीं तो फिर बहन अपनी भाई की हत्या का बदला लेने के लिए तैयार है। कहीं ऐसा ना हो कि एक और बहन या फिर 5 बहनों में से कोई भी बहन फूलन देवी की तरह मैदान में उतरे और अपने भाई के हत्याकांड का बदला ले। इसलिए सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी बनती है। यह कोई पहला मैटर नहीं है, भविष्य में ना जाने कितने लोग ऐसे मैटर होंगे और पुलिस वाले देखते ही होंगे, जानते ही होंगे, ना जाने कितने ऐसे मामले को देखकर पुलिस वाले अनदेखा कर देते हैं। इसमें यही बताया जा रहा है कि वह जो बहन थी वह कह रही थी कि जब तक यह जमीन किसी का खून नहीं लेगी, खून नहीं मांगेगी, तब तक हम यहाँ पर आएंगे नहीं। वह पुलिस वाले कौन है उनके बारे में पता किया जाए। हालांकि डीएम साहब कहते हैं कि इस मामले की उचित स्तरीय जांच की जा रही है। क्या जांच में उन दरोगा का, उन सिपाहियों का, उन लोगों का भी नाम, उन अधिकारियों का नाम सामने आ पाएगा, उन लेखपाल का नाम सामने आ पाएगा जिन्होंने यह कहा कि ये जमीन खून मांग रही है? क्या वाकई वह चाहते थे कि हत्याकांड को अंजाम दिया जाए? क्या इस मामले में उतना ही दोषी यह लालता यादव का परिवार है या उससे कहीं ज्यादा दोषी वह प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले, दरोगा, इंस्पेक्टर, वह भी लोग हैं? इन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने में मदद की है। क्या इस मामले में जो लालता प्रसाद का जो परिवार है उसका एक दरोगा है जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर और इस कानून का दुरुपयोग किया है, क्या उसका भी इनकाउंटर होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब न केवल जनता मांग रही बल्कि जनता से कहीं ज्यादा वह 5 बहनें, माता पिता, जिनका वह इकलौता भाई था, जिनका वह इकलौता पुत्र था जो ताई कमांडो गेम खेलता था। बताया जाता है कि वह नेशनल प्लेयर था, लेकिन इन दबंग परिवार के सामने आने से भी कतराने लगता है और वह उस परिवार से इतना डर चुका था कि वह प्रैक्टिस करने भी नहीं जा पा रहा था। बहन ने जो इंटरव्यू दिया है वह वाकई भावुक करने वाला है और कई तरह के सवाल खड़े करने वाला है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में उच्च कदम उठाए और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाए और साथ ही साथ एक ऐसा कानून पेश करे, ऐसा आदेश पारित करे कि जहां पर इस तरह के विवाद वाले मामले होते हैं, जहां पर छोटी छोटी जमीनों के मामले होते हैं, दोनों पक्षों को आपस में बैठाकर समझाया जा सकता है, मामले खत्म किए जा सकते हैं। ऐसा मामले में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी इकलौते बेटे की, इकलौते भाई की इस तरह से जान ना जाए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानी का इलेक्शन हो या जमीन की छोटी छोटी टुकड़ी हो या फिर शहरी क्षेत्र में भी ऐसे होने लगे हैं। छोटी छोटी बातों के लेकर खून खराबे हो जाते हैं। वह जमीन का टुकड़ा वहीं रहेगा जिस तरह से अनुराग यादव की हत्या हो जाती है और दूसरा परिवार वह सलाखों के पीछे रहेगा। जमीन का टुकड़ा वहीं का रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, लेकिन वह जमीन वहीं रहेगी। काश एक परिवार ने भी अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो शायद इस तरह की बातें होती ही नहीं। इसलिए कभी भी कोई भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए बड़ा दिल दिखाएं और किसी का दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं। और अपना सब लोग ख्याल रखें। जाते जाते कुछ लोगों का नाम बोलना है। मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार के रहने वाले मुरारी सिंह, बस्ती से विराट यादव, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें
ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।